सभी भाइयों को राम राम। आप देख रहे हो तारबंदी और जाल का संतोषजनक काम। पहले आपको काम बता देता हूँ। काम बताऊँ, ये जो इधर आपको जूम करके दिखा दो। ये तारबंदी जो दिख रही है, तारबंदी भाइयों ने की है, तारबंदी और जालबंदी। आ जाओ। अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा। आगे आवाज क्लियर आ रही। सभी खेत खाली है, तकरीबन फसल से फ्री हुए, तो इस मौसम में चरी है, मक्का है और कई ऐसी फसल है जो भैंसों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिन भाइयों ने अभी फसल तैयार की है जानवरों के लिए, घास भी है उसमें, तो बड़ी समस्या होती है। आवारा पशु खेलो उनको या अपने पालतू पशु खेलो, एक बड़ी समस्या होती है कि फसल आप बोओगे उसको खा जाते हैं। हालांकि खा जाते हैं तो वो भी धर्म का काम है लेकिन वो जंगली पशु है, यह समस्या है। तो मैंने करीब 2-3 बीघा में तारबंदी और जालबंदी का काम किया है। तो जैसे ही मैंने इधर उधर सर्च किया तो निकल के आए हमारे निवाई वाले भाई, क्योंकि निवाई टॉक में चाकसू कौन सा गांव है? कोटखापदा, खेजड़ी खुर्द। ये अपना मीणा भाई है। ये बच्चा है जो 8वीं पढ़ते। बेटा 8वीं पढ़ता, क्या नाम है? ये तो घूमने आया। धनराज मीणा। आपको क्या नाम है? कालूराम में आप क्या करते हो? खेती, और ये खेती के साथ ये तारबंदी का काम करते और हैं। पढ़ाई कौन सी पढ़ते हो? पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है हमारी, बीए कर चुकी। वेरी गुड। आप? विनोद मीणा। कौन सा गाँव है? वो है कालूराम का, खेजड़ी गाँव है। और आपने क्या करा? बीए कंप्लीट करे थे। आपने? लालराम मीणा क्या कर रखी, बताओ दर्शकों को। फाइनल बीए फाइनल कर रखी। तो जिन भाइयों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है वो संपर्क करे उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो कालूराम जी से संपर्क करें। और 44 से 48 डिग्री टेम्परेचर में जब ये तार खींचने का खापसा हाथ में लेंगे ना, हथियार है। हथियार कैसे फंसा के ऐसे कहते हैं इसको। देखो ये एक छेती है, एक ये है। हाँ, तो उनको पता लग जाएगा कि पढ़ाई पंखे में, कूलर में और आजकल एसी लाइब्रेरी में बैठ के कितना आसान है। देखो विद्यार्थी है, बेटा कौन सी क्लास को? छुट्टियां दिन बार 8वीं का। तो ये जो बेल्ट है, चाकसू है, जम्मा रामगढ़ है, बस्सी है, बड़े खुददार, ईमानदार और सेवाभावी लोगों का ये बेल्ट है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी ससुराल भी जम्मा रामगढ़ में है। यहाँ के लोग बहुत ही सेवाभावी लोग हैं। जितनी कदर करें उतनी ही गाँव में बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं कि तारबंदी का काम कर रहे हैं या ये जालबंदी का काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बहुत 100-200 रुपये मिल जाते 1 लट्ठे का तार कंप्लीट करने पे। तो जो लोग हैं भगवान ने उन्हें मौका दिया है। ये लोग 4-5 साल हो गए, 5 साल से तारबंदी का काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी जिसको घमंड हो कि मैं एक गॉड गिफ्ट आदमी हूँ और मैं RS बना हूँ, IAS बना हूँ, और वो जो उनको मौका मिला है एसी में रहने का, उनको मौका मिला है किताबें पढ़ने का, नौकरी मिल गई, तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं। वो लोग गरीबों से सेवा करवाते, गरीबों के जो GST का पैसा है उसे मौज मस्ती करते, करोड़ों रुपए शादियों में खर्च करते हैं और ST के कोटे से वो नौकरी लगते हैं। और यदि जनरल में वो होते तो उनका नंबर भी नहीं आता। तो उन भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप जो IAS बने हो, IPS बने हो, आप बने नहीं हो, इन जैसे ये कालूराम जैसे भाई है ना, इनके हक को छीन के पड़े हो। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो जनरल में आया हो या फिर जनरल टॉप किया हो। कालूराम जैसे भाई तार लगा रहे हैं ना खेतों में। दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला,
IIT JNU DU पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इनकी अज्ञानता ये आपका ज्ञान है। मतलब ये तार लगा रहे बड़े लार्ज स्केल पे, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई टैलेंट नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनमें टैलेंट है, लेकिन पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। किसी IAS RAS या कोई भी इंटेलिजेंट आदमी हो, इनके बराबर कॉपचा पकड़ के 44 डिग्री टेम्परेचर में यदि वो तार लगा दे और 1 घंटा भी लगा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि ये इनमें कोई टैलेंट नहीं है, उनमें टैलेंट है। जो आदमी कुछ किताबें पढ़ के कॉपियों में लिख के एक बड़ी एग्जाम पास करके वो अपने आप को ऐसे नहीं समझे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी हूँ। नौकरी लगना, इसको लाना एक डिफरेंट चीज़ है। फील्ड में काम करना, धरातल पे काम करना, इनकी कोई कोचिंग नहीं, इनकी कोई ट्रेनिंग, इनकी कोई तैयारी नहीं होती है। सब ये फील्ड में प्रैक्टिकल होता है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा समाज में IAS का रिजल्ट आया अभी, तो उनको स्वागत हो रहा है, समारोह हो रहा है। अरे कोई तीर नहीं मारा आपने, आपको मौका मिला है, घर वालों का सपोर्ट मिला है, कोचिंग करिए, नंबर लिया है, कौन सी बड़ी बात। बड़ी बात वो है कि आप लोग IAS बन के कालूराम जैसे भाई है, ये खौफचा लेके डोल रहे हैं, इनके दुख दर्द को समझो, इनके लिए कुछ काम करो, इनके लिए तुम सेवा करो। और वैसे भी ST कैटेगरी के कोटे से तुम भर्ती हुए हो, तो सभी जो IAS बने हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप स्वागत समारोह मत करवाओ। कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते पता नहीं IAS की एग्जाम कैसे गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है हो, या कोई रोनाल्डो की तरह बड़ा वर्ल्ड कप जिता के लिया हो। हर साल IAS बनते हैं, हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं, लेकिन सब अपने परिवार के लिए, अपने लिए अधिकारी बनते हैं और दूसरे पे सेवा कराने के लिए बनते हैं, दूसरे पे सेवा कराने के लिए अधिकारी बनते हैं और दूसरे के सामने बड़ा बनने के लिए अधिकारी बनते हैं। तो मेरा यही निवेदन है, जो अधिकारी बनने में समाज से मेरा यही निवेदन है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप मालिक नहीं हो, आप एक नौकर बने हो। तो नौकर का मतलब होता है कि गरीब, दीनहीन, जो भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना है उनका लाभ पहुंचाए। पानी की समस्या है, बिजली की है, रोड की है, सड़क की है, एजुकेशन की है। गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब का बच्चा कभी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, गरीब का बच्चा कभी अच्छी एग्जामों के बारे में सोचता नहीं, अच्छी कोचिंगों के बारे में सोचता नहीं। ये लाला राम मीणा का बच्चा, इसके बाप ने क्या पकड़ा था, ये कब्जा। ये लालाराम तार लगा रहा है, कालूराम उसका बेटा भी तार लगाएगा, क्योंकि इनको ट्रेनिंग मिली है जाल लगाने की। तो मैं देखता हूँ कि रिजल्ट आता है UPSC का, तो एक आदमी का कितना गांव स्वागत करता है, उल्टा हो रहा है। जबकि उसको उस गांव की सेवा करनी चाहिए, सेवा करने का एक मौका मिला है, किसी गरीब का गांव का जीवन स्तर सुधारने का मौका मिला है, उस अधिकारी को अपनी चमड़ी उधेड़कर मीणा समाज के का कोई रास्ता हो तो उसमें उसको डालनी चाहिए, इस समाज की खातिर, आरक्षण की खातिर, और ये अपने कालूराम जैसे भाइयों की खातिर जो नहीं पढ़े, कम से कम हुआ है। टैलेंट हर घर में है, हर खेत में, हर दौर में, हर ढाणी में, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए ज़्यादा सम्मान शादियाँ करोड़ों की हो रही है, कालूराम जी जैसे भाई साहब फोटो खिंचा रहे, करोड़ों कमा रहे हैं, कोई भी अधिकारी 100 करोड़ रुपए से कम नहीं है। तो इससे बड़ा अपराध मेरी नज़र में अधिकारियों के लिए है नहीं है। अपने लिए काम करो, अच्छी बात है, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पैसे कलेक्शन में ध्यान है आपका, लेकिन तो भारत सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी से यदि आप नौकरी करोगे तो ये करोड़ों रुपये शादी में और इनमें आप खर्च कर रहे हो, ये होगा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा यही निवेदन है कि समाज में पढ़े लिखे लोग BA MA आज तारबंदी का काम कर रहे हैं, जालबंदी का काम कर रहे हैं, तार फेंसिंग का काम कर रहे हैं, और बड़ी लार्ज स्केल में युवा नौकरी की आस छोड़ चुके हैं, मजदूरी करने के कगार पर, और मजदूरी कर रहे हैं। और मैं आज सच्चाई बताऊं BJP सरकार की कि नरेगा नामक शब्द
मनरेगा नामक शब्द फाइलों में बंद है। किसी भी ग्राम पंचायत में नरेगा की एक भी स्टोर नहीं चली, एक भी मजदूर को काम नहीं मिल रहा। यदि आप नरेगा चलाओगे तो सुबह हाजिरी करनी पड़ेगी बायोमेट्रिक ऐप से, शाम को करनी पड़ेगी, 10 मजदूरों के लिए आपको हाजिरी करनी पड़ेगी। ये बीजेपी सरकार जो मनरेगा का पैसा है विदेशों से आ रहा है, करीब करीब 5 लाख करोड़ का जो बजट है भारत के गरीबों के लिए, उनको ये मंदिर बनाने में लगा रही है, उनको ये धार्मिक कर्मकांडों में लगा रही है। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा अनर्थ राजस्थान और भारत सरकार के लिए हो नहीं सकता। आज आप चेक कर लेना, कांग्रेस सरकार में डिस्ट्रिक्ट बाई, ब्लॉक बाई और ग्राम पंचायत बाई चेक कर लेना कि कितना बजट भारत सरकार और राज्य सरकार से आता है और कितनी मनरेगा चलती थी। एक आदमी को 200 रुपये मनरेगा में मिल रहे, उसके लिए 200 रुपये के लिए आप 2 बार बायोमेट्रिक करोगे, 2 बार सुबह शाम। ये 44 डिग्री टेम्परेचर में आदमी जंगल में काम करने जाएगा, एक 200 रुपये के लिए पूरा शासन प्रशासन ने पूरी फोर्स लगा रखी है कि 200 रुपये मिल नहीं जाए। तो मेरे प्रदेश के भाइयों, ये हालत कर रखी है। आज मैं बड़ी ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, मैं पैरवा मोहल्ले में जाता हूँ, करीब करीब 1000 वोट है। फकीर मोहल्ले में जाता हूँ, मैं चौकी मोहल्ले में जाता हूँ, मैं कुमार मोहल्ले में जाता हूँ। तो कहते हैं बाबा बोलते मुझे, बाबा मनरेगा चला दे। मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कांग्रेस सरकार थी, कभी भी ऐसा महीना कोई सा नहीं गया कि उसमें 10 लाख रुपए बिलोदा पंचायत में नहीं आए हो। हर महीने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए बिलोदा ग्राम पंचायत में आते थे। 44 पंचायत है, एक पंचायत में 10 लाख आते हैं, तो 44 पंचायतों में कितने आते थे? करोड़ों रुपए हर स्टॉल में आते थे, हर महीने आते थे। लेकिन आज गंगापुर सिटी पंचायत समिति में ऐसी कोई पंचायत हो, मुझे ये बता दे कि किसी पंचायत में महीने में 20,000 रुपये आ रहे हैं। कहाँ गया ये मनरेगा का पैसा? नरेगा का पैसा कहाँ गया? बीजेपी सरकार आते ही ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा विश्व बैंक का पैसा है, गरीबों की भुखमरी मिटाने के लिए, गरीबों को 2 टाइम की रोटी देने का पैसा है। ये बीजेपी सरकार राजस्थान की और केंद्र की इस पैसों का क्या कर रही है? इस पैसे को राम मंदिर में लगा रही है, इस पैसे को अपने भ्रष्टाचार ईमानदारी से मिस्टॉल भरती है, हाजिरी होती है, एमबी भरती है, और पैसा एक पैसा एक लेबर के खाते में आता है। उसमें कोई को डेड कर दिया, इस स्कीम को ख़त्म कर दिया, और आज ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था में मेरे भाई ये तार लगा रहे। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या इटली में, क्या किसी और देशों में ऐसे BAM में बड़े लोगों को 44 डिग्री टेम्परेचर में तार लगाने पड़ रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता भी नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा। एक कालूराम जैसे भाइयों को पढ़ो और फिर दूसरे देशों से तुलना करो कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति वो है इस देश की कि 2 टाइम की रोटी नहीं है। और ये भजनलाल सरकार ने, भजनलाल कह रहा है कि भजन करो 2025 तक। मैं देख रहा था, भजनलाल जी 2025 की सोच रहे हो आप? यदि 2025 तो बहुत, 2025 से 25 साल तक, मतलब 2050 तक बीजेपी रहेगी। भजनलाल जी, ये मसवाला जो चेहरा है, इसको आप जो चुनाव हुए हैं 23 में, इससे पहले उजागर करते कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो पता लगता भजनलाल जी कितनी सीट आती। लाखा किरोड़ी लाल जी, किरोड़ी लाल जी जैसे धरती पुत्रों का यूज करके सीट ले आए, और आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो और पब्लिक से कहते हो 2050 तक हम रहेंगे। ये जघन अपराध हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जैसी शख्सियत को कोई मंत्रालय नहीं मिल रहा, और जो हाड़ौती के अंदर एक छत्र राज था प्रमोद जैन भाया और बिरला का,
उस राज को ख़त्म करने का काम भाई नरेश मीणा ने किया है, तो उसको जेल में डाल रखा है। मेरा भाइयों, नरेश भाई टोंक जेल में हथियार पहुंचा, ये जांच का विषय है। हथियार क्यों पहुंचा, नेताजी ने जेल चेंज क्यों करवाई बूंदी में, नेताजी की जान को खतरा है। और भजनलाल सरकार ने वादा किया था कि मैं नरेश भाई के पिताजी से बोला, नरेश को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, भजनलाल जी ने बोला मैं उसको जानता हूँ, उसके सभी मुकदमे वापस लेके उसकी रिहाई करवाऊंगा। एक समाज का बहुत बड़ा आंदोलन, युवाओं का बहुत बड़ा आंदोलन, पूरी हाड़ौती शोषित पीड़ितों का आंदोलन, उसके भजनलाल सरकार ने, भजनलाल ने ख़त्म करवा दिया और अब इसको जेल में डाल रखा है। ये इसका असली चेहरा है मेरे भाइयों। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये ब्राह्मण सरकार, ये ब्राह्मण सबसे क्रूर है। इन लोगों ने मुगल काल में भी किसी मुगल आक्रांता के यहाँ प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा संख्या में ये ब्राह्मण रहे थे। अंग्रेजों के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये लोग थे, बड़े पदाधिकारी ये थे, हिंदुस्तान के राजाओं के पदाधिकारी ये थे। आज भी ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में, सबसे ज़्यादा जुडिशरी में ये लोग शोषण के लिए बने हैं। ये कभी भी न्याय नहीं कर सकते, इन पर विश्वास बिल्कुल ख़त्म करो। मेरे सभी भाइयों से, मेरे युवा साथियों से मेरा यही निवेदन है कि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी आज ब्राह्मण, एक कम पढ़ा लिखा आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये बड़े इस राजस्थान के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिना एक्सपीरियंस वाला मुख्यमंत्री बनाए, कभी विधानसभा में नहीं गया, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, यही सबसे बड़ी बात है। कोई मीणा समाज से, गुर्जर समाज से, जाट समाज से, यादव समाज से, कोई किसान कौम से ऐसा मुख्यमंत्री बन जाता, उसके ऊपर ये मीडिया हजारों क्वेश्चन, लेकिन वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को राज चल रहा है। इस देश को, प्रदेश को गर्त में ले गए। अभी हमला हुआ है पहलगाम में, इन लोगों ने हमला करवाया, बिल्कुल सही बात। और उस हमले को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया, हिंदुओं को बचाए। तो इन लोगों ने इस बात को दबाने के लिए जातिगत जनगणना की अनुमति दी है। इमरजेंसी में डट के विरोध करो और अपने अधिकार इनसे छीन के लो, अपने निवाले को छीन के लो, इनसे लड़ो। यही संघर्ष है। मेरे छोटे भाई की शादी थी, मैं बिजी था, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जल्दी नेताजी के लिए, जो नेताजी का आदेश है जेल से, उसकी पालना की जाएगी और बड़ी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा, ताकि ये जो सरकार है हमारे युवा नेताओं को जेल में डलवाकर उसकी हत्या करने का बड़े बड़े नेता षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके मंसूबों को पूरा नहीं किया जाएगा। और बहुत जल्द ही कानून के माध्यम से भाई नरेश मीणा को बाहर निकाला जाएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि नेताजी का आदेश आया था कि 15 तारीख को आवरण अनशन में बैठना है, तो आवरण अनशन पे आपका भाई अजयराज मीणा आपके साथ बैठेगा, और कोई आदेश मिलेगा टीम द्वारा उसकी पालना की जाएगी। और इस बीजेपी सरकार की नींद हराम कर देंगे। पहले भी कर दी थी। और ये जो बड़े बड़े आका ओम बिरला, प्रमोद जन भाया जैसे हमारी पहले लड़ाई थी, अभी भी रहेंगी। संख्या हमारी हाड़ौती में, एमएलए एमपी हमारे बनेंगे, इनको बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। हमारी संख्या हाड़ौती में, हमारी संख्या सवाई माधोपुर में, पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज की संख्या है। जिसकी संख्या भारी होगी, शासन राज भी उसी का रहेगा। ये 5% लोग पूरी हाड़ौती का खून को चूस रहे, युवाओं को जेल में फर्जी अफीमों के मुकदमे लगा कर जेल में डाल रखा है। इनका काला चेहरा सबके सामने उजागर करेंगे। मेरे भाइयों, मैं भी बेकसूर 5 महीने जेल में रहा था, बेकसूर, क्योंकि मेरा ख्वाब था प्रधान बनने का। मेरे प्रधान तो नहीं बन पाए, लेकिन इन लोगों ने मुझे जेल का प्रधान बना दिया। इसी तरह से जब बेकसूर आदमी बिना किसी कसूर के जेल काटता है, तो उसकी पीड़ा, उसका दुख का एहसास वो खुद कर सकता है। आज नरेश भाई बिना कसूर के, बिना किसी मतलब के जेल में डाल रखा है, उसको कितना दुख होगा। इसका दुख का अंदाजा भाई नरेश मीणा को होगा, क्योंकि जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि 15 तारीख वाली जो धरना है
उसको सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे। मैं आपका अपना अजरा सफल धन्यवाद।